इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हम लोग कर रहे थे, ईएमआई की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ बताया था कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है। उन्होंने ये बताया था कि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो इंड्यूस होती है। तो जो इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड पैरामीटर होता है, इट इज ड्यू टू द rate of change of flux or due to the relative motion of coil and magnet or coil and coil। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से या फ्लक्स में चेंज की वजह से होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज generated due to change in magnetic flux with respect to time, इसकी वजह से। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज इक्वल टू d∅/dt, लाइक दिस। या ई जो होगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन d∅/dt। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो पोटेंशियल होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वजह से ऑरिजिनेट होता है या करंट, उसी को अपोज करता है। मतलब d∅/dt जो है ये इसी का विरोध करता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज ना हो। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, नोट करिए। फिर लेंज लॉ बताते हैं क्या होता है। लेंज लॉ देखते हैं क्या होता है लेंज लॉ। जो लेंज लॉ होता है, इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक पैरामीटर डेवलप होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वजह से ओरिजिनेट होता है, ये उसी का ही विरोध करता है, अपने ओन कॉज का, जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का ही अपोज करता है। और इसको लेंज ने देखा, इस वजह से इसे लेंज लॉ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पैरामीटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप या ओरिजिनेट बाय द rate of change of magnetic flux opposes its own cause by which it originates, जिसकी वजह से ये ओरिजिनेट हुआ है, ये उसी अपने ही ओरिजिन के कारण का विरोध करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें जो इंड्यूस्ड पैरामीटर हैं वो ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे हमने ई इंड्यूस्ड बोला, ये हो गया माइनस d∅/dt।
या ई को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो ई इंड्यूस्ड ये हो जाएगा आई इंड्यूस्ड इंटू आर। तो हम आई इंड्यूस्ड की अगर बात करते हैं तो ये ई बाई आर आ जाएगा, या इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि आई इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड इंटू आर, ये हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि आई इंड्यूस्ड जो होगा ये होगा माइनस टाइम्स 1/r डी फाइव ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो इंड्यूस्ड पैरामीटर है, चाहे ये पोटेंशियल हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों ना हो, V बाई एल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, या V बाई डी को तो E बाई डी हो जाएगा ये, तो ये डी फाइव बाई डी टी मतलब 1 बाई डी हो जाएगा। तो ये जो भी इंड्यूस्ड पैरामीटर है ये अपने ओन कॉज का अपोज करते हैं, बाई विच इट ओरिजिनेट्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का विरोध करेंगे। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल थोड़ा एक्सप्लेन करें कि लेंज लॉ कहाँ कैसे लगता है, तो जैसे सपोज दैट हम जब एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे थे, फैराडे ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें जैसे बेटा ये कॉइल है और ये कॉइल इस तरीके से रखी हुई, ये गैल्वेनोमीटर से अटैच है और इसमें अपना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी। जब इसमें हम क्या करते हैं, फ्लक्स को चेंज करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, हमने यहाँ पर एक नॉर्थ और ये साउथ, ये ऐसा पोल बनाते हैं, एक मैग्नेट रखा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से ये जो तरीका है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे हम क्या करते हैं, इसमें फ्लक्स में चेंज करते हैं। तो फ्लक्स में चेंज कैसे करेंगे, ये मैग्नेटिक क्या है, ये बार मैग्नेट है, इसको हम क्या करें, मान लेते हैं कि इस कॉइल से अवे लेते हैं, इस कॉइल से इसको जब दूर ले जाते हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी V से, तो V से दूर ले जाएंगे तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या करने लगेगी, कम ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या करने लगेगी, करंट फ्लो करेगी। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी कि वो अपने ही ओन काज को अपोज करेगी। वो किसकी वजह से ओरिजिनेट होगी करंट, इसके दूर जाने की वजह से। तो ये क्या चाहेगी कि ये दूर ना जाए, मतलब उसी इसके दूर जाने की वजह से यहाँ पर करंट आ रही है, लेकिन ये करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब लेंज लॉ से हम डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट बता सकते हैं। अब ये करंट या पोटेंशियल इस तरीके से आएगी कि ये इसके दूर जाने को अपोज करेगी। तो दूर जाने का अपोज कैसे करेगी, अब ये खुद एक मैग्नेट बनेगी, पहले करंट कैरिंग लूप हो जाएगी, जैसे इसको दूर ले गए इसमें करंट फ्लो कर गई, और करंट फ्लो कर गई कि ये करंट कैरिंग लूप हो गया। और अगर ये करंट कैरिंग लूप हो गया तो इसके अंदर क्या होगा कि ऐसा मैग्नेट बनेगा ये, जिसकी वजह से ये इसको दूर जाने का विरोध करे। तो दूर जाने का विरोध कैसे करेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचना चाहेगा, और दो मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ तभी खींचते हैं जब दोनों के पोल ऑपोजिट हों। जैसे ये इसका नॉर्थ पोल है तो यहाँ कुछ ऐसा बने कि साउथ पोल जैसा फील हो, ये आगे की तरफ जिधर ये दिख रहा है फ्रंट की तरफ ये साउथ पोल होगा, तो इसके पीछे अपने आप नॉर्थ हो जाएगा। और साउथ का मतलब मैंने बताया था करंट कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, मतलब इसमें जो इंड्यूस करंट फ्लो करेगी वो क्लॉकवाइज फ्लो करनी चाहिए, क्योंकि जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी इस तरीके से ऐसे, तो क्लॉकवाइज फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, तो ये क्या करेगा, इसको जाने से रोकेगा। मतलब दो अपोजिट पोल एक दूसरे को अटैक करेंगे, जब ये अबे जाने लगेगा तुरंत इसमें ऐसी करंट फ्लो होगी जो इसके अबे जाने का अपोज करेगा, मतलब फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा, मतलब अपने ओन कारण, अपने ओन कॉज जिसकी वजह से ओरिजिनेट हो रहा है उसका अपोज करेगा। इसी को हम लेंज लॉ का एप्लीकेशन कहते हैं। हम डायरेक्शन देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन किधर आ रही है या किस तरीके से क्या। तो अगर आपको ऐसे नहीं देखा जाएगा कॉइल को हम आगे ले जाते हैं, इसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर आएगी, या आप डायरेक्शन ऑफ करंट बता देता है कि इसकी वजह से इस कॉइल की बार मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से इसमें करंट किस तरीके की फ्लो कर रही है, बताओ बार मैग्नेट किधर की तरफ गया होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला एप्लीकेशन ये कि इसमें हम करंट की डायरेक्शन को किस तरीके से इंड्यूस करंट इसमें डेवलप होगी ये होगी। अगर यही कॉइल रादर देन द अवे ये क्या करती, टुवर्ड्स आती, ये इसकी तरफ आती,
इन केस अगर हम क्या करते, ये बिल्कुल ऐसे ही रखा होता बार मैग्नेट और कॉइल इसकी तरफ आ रही होती, सॉरी ये इस तरीके से, अब बजाय दूर जाने के ये इसके पास आता इधर की तरफ किसी वेलोसिटी v से, तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन आता। लेकिन अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट किधर फ्लो करेगी, फिर इसके नजदीक आने का अप्रोच करेगा वो। तो नजदीक आने का अप्रोच कैसे करेगा भैया, नजदीक आने का अप्रोच करेगा, दोनों रिपल करें, ये इसको रिपल करने लगे, और रिपल करने का मतलब ये कैसा पोल बनाना चाहेगा, इधर ये नॉर्थ पोल बनाना चाहेगा, सिमिलर पोल एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो नॉर्थ पोल बनाने का मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन मैंने बताई थी कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसी करंट फ्लो करेगी। मैंने आपको बताया था जो नॉर्थ पोल बनता है कॉइल के अंदर, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो जिस डायरेक्शन से, जिस फ्रंट से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्थ होगा, और दूसरा अपने आप साउथ हो जाएगा। तो बैक साइड इसका साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। जैसे ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो ये क्या होगा, ये इसका सामने वाला जो फ्रंट होगा वो नॉर्थ पोल बनाएगा। ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये करंट कैरिंग कॉइल है, इट जस्ट ट्रीटेड एज अ bar magnet and its north and south decided by the current flowing in the coil. If current flow in the sense of clockwise direction, then it acts as a south pole, and if anti-clockwise, then it acts as a north pole. तो ये भी एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है, ये बातें मैंने पहले भी आपको बता रखी है। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये इसके नजदीक आने से इसमें क्या इंड्यूस हो रही है, करंट इंड्यूस हो रही है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस वजह से हो रहा है, इसके नजदीक आने से फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस पैरामीटर जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी जो इसके नजदीक आने, जिसकी वजह से ये है, उसका विरोध करे। तो इसके नजदीक आने का मतलब क्या होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसके चेंज का अपोज करता है। किसके चेंज का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होता है उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है कौन, इंड्यूस पैरामीटर, और इसी को हम लेंज लॉ कहते हैं। तो लेंज लॉ ये बताता है हमें कि हम किसी भी दशा में इंड्यूस करंट की, इंड्यूस पोटेंशियल की डायरेक्शन को बता पाए अगर हम फ्लक्स का चेंज पता है हमें कि किस तरीके से हो रहा है। तो इसे नोट करिए, फिर एक दो और तरीके बताते हैं आपको इसमें। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये कॉइल है, ये तो दो कंडीशन हो गई, और ये एक बार मैग्नेट है। पोल अपोजिट कर देंगे तो वो चीज आपको समझ जाएंगे, पोल अपोजिट करेंगे तो आप यहां अपोजिट कर लेंगे। अब जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, हमने क्या करा कि दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जैसे अगर हमने कहा कि ये v वेलोसिटी से इस तरफ को मूव कर रहा है और उसी समय ये कॉइल भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा g, वो डिफ्लेक्शन थीटा 0 होगा। देयर इज नो डिफ्लेक्शन एंड देयर इज नो EMI, नो डिफ्लेक्शन, और क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसलिए देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इन सब का रीजन ये है बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। क्यों, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ये मोशन क्या है, बीच का, इनके बीच में मोशन तो हो रहा है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की क्या है, 0 है। सेम डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो इनका रिलेटिव v माइनस b क्या हो जाएगा, 0। मतलब इनके बीच का कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो क्या है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, देयर इज नो relative motion between coil and bar magnet। तो बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स में चेंज होगा वो भी नहीं होगा, और इसकी वजह से आप देखेंगे तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा, तो डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा, कोई इंड्यूस करंट भी नहीं डेवलप होगी। ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात।
कि अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाए, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ऐसी सिचुएशन में इसमें करंट फ्लो करेगी। अब डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या अवे जा रहे हैं। जब अप्रोच कर रहे होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को एक दूसरे की अप्रोच करने की होगी, तो अप्रोच करेगा मतलब ये रिपल करने लगेगा, तो ये क्या बनाएगा, सेम पोल बनाएगा। और अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस सेंस में है कि वो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट करने का मतलब अवे जाने का सेंस होगा, और जब सेपरेट होने से अवे जाने का सेंस होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट ऐसी फ्लो करेगी कि ये जस्ट इसका अपोजिट पोल बनाए, ताकि इसके अवे जाने को अपोज कर सके, मतलब इसको अट्रैक्ट कर सके। अपोज करने का ये मतलब नहीं कि इनके अट्रैक्शन को रोक दे या किसी चीज को प्रिवेंट कर दे। अपोज करने का मतलब ये कि आप डायरेक्शन इस कदर रखें कि वो उसका अपोज हो। अपोज होने का ये मतलब नहीं कि आप उस इवेंट को रोक दें। ऐसा नहीं कि अगर ये इसकी वेलोसिटी हाई हो और ये रेस्ट में है, तो ये जस्ट इसको जाने से रोक दे। जाने से नहीं रोक सकता है अगर वेलोसिटी हाई है तो, लेकिन इसके जाने का विरोध तो कर सकता है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिमिट भर फोर्स लगा सकता है। तो ये ओवरऑल हुआ कि इस केस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। वहां पर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं आपको कि बताओ ऐसा क्या होगा, तो इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, रिलेटिव मोशन तब होगा जब दोनों कॉइल एक दूसरे के करीब आएंगी, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो रिलेटिव मोशन हो ही जाए, या दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है। और दोनों सिचुएशन में जब एक दूसरे के अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच करने की वजह से रिपल्सन होगा, मतलब अप्रोच करेंगे तो अप्रोच का विरोध करेगा ये। तो विरोध कैसे करेगा कि दोनों का पोल सेम हो जाएगा, मतलब एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या कैसे होगा। जैसे अगर दूसरी केस में हम बात करते हैं कि एक ये करंट कैरिंग कॉइल है और इसमें ये करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, ऐसे फ्लो कर रही है इस तरीके से। तो अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो ऐसे करंट फ्लो करेगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर की तरफ मेरी तरफ जो बनेगा ये नॉर्थ पोल बनेगा, जिसके जस्ट अपोजिट साउथ पोल बनेगा। अब अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी कॉइल रख देते हैं जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो जैसे इसको इसके सामने रखेंगे, इससे क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होगा। अब इंड्यूस कब होगा, जब ये क्या करेगा, या तो इसमें करंट की अमाउंट चेंज हो या इस कॉइल में मूवमेंट हो। अगर हम ऐसा करते हैं कि इस कॉइल को किसी वेलोसिटी v से इस तरफ ले जाते हैं और ये स्टैटिक कंडीशन में है, ये रेस्ट में है, तो ये कॉइल रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है और इसकी वेलोसिटी v है, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, ये दूर जा रही है और ये क्या है, रुकी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये रुकी हुई होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इसमें करंट फ्लो होगी, और इसमें जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये जब दूर जा रही होगी, जैसे ये कॉइल है ऐसी है, मतलब ये सामने से इसको हम ऐसे देख रहे हैं, और अगर इसमें करंट इस तरीके से है, मतलब ये हमारी तरफ नॉर्थ, उसकी तरफ साउथ पोल बना रही है, तो जैसे ये दूर जाएगी तो ये चाहेगी कि ये दूर ना जाए, ये वाली चाहेगी कि ये इससे दूर ना जाए, आगे ना जाए, तो इसमें करंट इंड्यूस कर देगी, वो इसके आगे जाने का अपोज करेगी। तो कैसे अपोज करेगी, ये इसके पीछे वाला साउथ पोल है, तो ये इसके इधर नॉर्थ पोल बना देगी ताकि ये क्या करे, इसको अट्रैक्ट करे, मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ साउथ हो जाएगा, और आगे की तरफ नॉर्थ का मतलब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर से करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी। तो आपसे इसे दो कॉइल दे करके ऐसे वेलोसिटी दे देगा, आपसे पूछ लेता है बताओ इसमें किधर की डायरेक्शन में करंट होगी, या दूसरे में करंट दे देगा, इसमें डायरेक्शन पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट किधर होगी, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगी वो ये इंड्यूस्ड करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसमें सामने से देखेंगे, फ्रंट से व्यू करेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज जाएगी। तो ये लेफ्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी डायरेक्शन हम जान पा रहे हैं कि किसकी डायरेक्शन किधर होगी, कौन सी कॉइल किधर जाएगी, तो किस तरीके का रिलेटिव मोशन होगा उनमें और क्या मूवमेंट होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी ये सारी चीजें। तो इसको भी ऐसे बना लीजिए, कॉइल के साथ भी ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जिधर भी क्या होगा, इसके ओन कॉज का अप्रोच हो पाएगा,
वो सारे के सारे क्या होंगे, इंड्यूस पैरामीटर के डायरेक्शन होंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस पैरामीटर है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड पैरामीटर, अब इंड्यूस्ड पैरामीटर में क्या क्या आते हैं आपके, इंड्यूस्ड पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका ईएमएफ इंड्यूस, इसको इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल। दूसरा इसमें इंड्यूस्ड करंट, इसी से हम बना सकते हैं आई इंड्यूस, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तीसरा इसमें हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, ई इंड्यूस्ड, ये हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैट की इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे इसका नेचर भिन्न होता है, अलग होता है। और वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, जहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस फील्ड के अंदर में कंजर्व होती है। पाथ डिपेंडेंट वर्क डन नहीं होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन डिपेंड करता है। बट व्हाई इन केस ऑफ द electric field, induced electric field is different compared to the electrostatic field, और उसमें इनमें अंतर ये होता है कि ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो आपको अगर कभी ऐसा पूछे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो ऑलवेज कंजर्वेटिव नेचर नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर की ना हो, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ऐसा ईएमआई के केस में होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर। इन प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ field mean induced kind of field, ये पूरे पॉसिबिलिटी है कि आप क्या कर इसमें एनर्जी लीक हो जाए किसी और फॉर्म में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी टोटल कंजर्व रहेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। तो ये कुछ जो इंड्यूस्ड पैरामीटर हैं, इन इंड्यूस्ड पैरामीटर में चाहे वो इंड्यूस्ड एनर्जी क्यों ना हो, ये सारे के सारे इंड्यूस्ड पैरामीटर की अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इनकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ये उसके अपोज करने की डायरेक्शन में होगी, मतलब इनकी डायरेक्शन उधर सेट होगी जिधर जो ओरिजिनल कॉज है जिनकी वजह से ये डेवलप हो रहे हैं, मतलब इंड्यूस्ड पैरामीटर अपने ही ओन कॉज को अपोज करेंगे, मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी वो फ्लक्स चेंज की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। डायरेक्शन opposite to the rate of flux change, rate of flux change। अब रेट ऑफ फ्लक्स चेंज के अपोजिट होगी, तो फ्लक्स का रेट चेंज जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से ये अपोज करेगा। जैसे अब फ्लक्स क्या होता है, अगर हम फाई की बात करें तो फाई होता है बी डॉट ए, या अगर हम फाई की बात करते हैं तो बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, या हम पूरा लिखें तो ये होगा बी ए कॉस थीटा। इसका ये मतलब हुआ कि इन तीनों पैरामीटर्स में कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो उनके चेंज से, या एक से ज्यादा भी एक साथ चेंज हो सकती है, तो इनके चेंज के ऐसे डायरेक्शन में ये सेट होगी ताकि इनके चेंज का ये अपोज कर सके, ये चेंज ना हो, उनका विरोध कर सके। तो उस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ या ये सारी चीजें सेट होंगी। ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि जितने भी इंड्यूस्ड पैरामीटर हैं इनकी डायरेक्शन इस तरीके से आपको निकालना है ताकि वो जिस तरीके से भी वहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा हो उस फ्लक्स चेंज का अपोज कर सके, ऐसा सेंस बनाए। नोट करिए इसे।
ये लेंज लॉ के बारे में हो गया। लेंज लॉ हमेशा अपने ओन कॉज का अपोज करते हैं, ऐसा लेंज ने बताया। जितने भी इंड्यूस पैरामीटर होते हैं, चाहे वो करंट इंड्यूस हो, चाहे वो पोटेंशियल इंड्यूस हो, ये सारी चीजें, all induced parameter opposes its own cause by which it originated. All induced parameter opposes its own cause by which it originated. By which it originates. ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। जिस एक्सटेंट तक ये अप्रोच करेगा अपने, सॉरी, जिस भी स्तर तक वो क्या होगा, चेंज होगा, उस स्तर तक ये जाकर उसका विरोध करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ से ईएमआई के टाइप्स की मैं बात करता हूं, तो टाइप्स ऑफ ईएमआई जो होगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, it depends on the rate of change of flux with respect to time, mean d phi by dt, and d phi by dt mean d over dt, और d over dt b dot a इन पे, या आप ये बोल सकते हैं d phi over dt is equals to d over dt ba cos theta, like this, ऐसा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसमें n है, तो ये nba cos थीटा हो जाएगा d phi over dt is equals to d over dt nba cos theta, where n is number of turns in the coil। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कॉइल में या किसी भी चीज में, रेनॉल्ड्स में नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो जाएं, तब इसका जो फ्लक्स हो जाएगा फाई, वो nba cos थीटा हो जाएगा। अगर फाई की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, nba cos थीटा हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। और जितने भी इंड्यूस पैरामीटर होते हैं, ई को मैंने बताया, ये होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ई को हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर ये माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो ये माइनस nba cos थीटा होगा। और नेगेटिव साइन बताता है ये जो इंड्यूस है, ये इसके डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, इसका अपोज करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड पैरामीटर और इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके साथ जो भी होगा वो इसका विरोध करेगा, ये नेगेटिव साइन ये बताता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ द ईएमआई की बात करते हैं यहाँ से, तो आपको पता होगा कि डी फाई बाई डी टी जितने तरीके से चेंज हो सकता है फ्लक्स, तो फ्लक्स को मैंने कहा कि ये हो जाएगा आपका बी ए cos थीटा। तो इसमें तीन तरीके से फ्लक्स चेंज हो सकता है, एक तो बी चेंज करके, एक तो ए चेंज करके, एक तो cos थीटा मतलब इनके बीच का एंगल चेंज करके। तो यहाँ से जो टाइप्स ऑफ ईएमआई आएगा वो तीन तरीके की ईएमआई होती है। या तो स्टैटिक होगी जिसमें केवल बी चेंज होगी, बाकी ए और थीटा कांस्टेंट होंगे। दूसरा डायनामिक होगी, डायनामिक का मतलब ये है कि हम रिलेटिव मोशन कराएं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से या मोशन की वजह से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस चेंज की वजह से ईएमआई होगी, तो उसे हम डायनामिक ईएमआई कहते हैं। और एक टर्म होता है पीरियोडिक ईएमआई, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अगर उसमें ये परिवर्तन हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक ईएमआई बोलेंगे। तो ईएमआई का जो टाइप है उसको हम लिखते हैं, और फिर एक एक जो जो आपके सिलेबस में है उनको हम पढ़ते चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें एक स्टैटिक होगा, एक डायनामिक होगा और एक पीरियोडिक होगा। तो एक तो हम स्टैटिक ईएमआई लिखेंगे जिसमें क्या होगा, बी वेरिएबल होगा
और इसकी वेरिएबिलिटी के जो रीजन होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बी है तो भी बहुत सारी बातों में, क्वाइल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, स्टेट वायर है तो कुछ और होगा। इसमें अब कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज करने का सही तरीका यही है कि करंट को चेंज कर दें। तो आई घटाते बढ़ाते हैं, तो उसके घटाने बढ़ाने की वजह से तो स्टैटिक ईएमआई में ये वेरिएबल होगा। रेस्ट टू थिंग्स मीन एरिया वेक्टर एंड थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। ना तो मूव करेंगे ना तो कोई मूवमेंट होगा ये। और ये जो है वो आपके 2-3 इवेंट्स हैं इसमें, इसके एग्जाम्पल में जो आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में भी है। उसमें एक सेल्फ इंडक्शन है। इंडक्शन का मतलब ही वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द चेंजिंग फ्लक्स, और वहां पर जो चेंज फ्लक्स होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। तो एक तो सेल्फ इंडक्शन पढ़ना है और एक म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ना है, वो भी ऑलमोस्ट इसी के अंदर आते हैं। क्या होते हैं इनको डिटेल में तो पढ़ेंगे ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डायनामिक ईएमआई के लिए, तो डायनामिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि V जो है ये कांस्टेंट होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। थीटा लगभग कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, एरिया चेंज करते हैं, और एरिया चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या मूवमेंट की वजह से कराते हैं। तो ये वेरिएबल हो जाता है। अब मूवमेंट कराएंगे, बी की जगह बी फिक्स है, तो क्या होता जाएगा, जैसे मूवमेंट कराएंगे वो एरिया में परिवर्तन होते हैं। मतलब जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, जिसे डायनेमिक ईएमआई कहेंगे। इसकी भी बात हम करेंगे आगे। और लास्ट में तीसरा जो है वो है पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक में कॉइल को रोटेट वगैरह करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच का जो एंगल है थीटा है ये वेरी करने लगता है, ये वेरिएबल होता है। और बाकी दो चीजें क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट रहती हैं। एरिया वेक्टर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसको एसी में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, और जगहों पर भी एक दो जगह पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें, अभी हमको जो मोशनल ईएमएफ वगैरह पढ़ना है वो इन्हीं दो में से किसी न किसी में आएगा। आपको जब मोशनल ईएमएफ डेवलप होता है कि कॉइल के मूव करने की वजह से ईएमएफ आया, जो अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है तो पीरियोडिक टाइप का होगा, और ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो इसमें जो मोशनल ईएमएफ होता है वो सब इसमें पढ़ना है हमको। मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, या ये बोल सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, या ईएमएफ या पोटेंशियल, उसकी वजह से जो करंट डेवलप होती है, ये सारी चीजें कहाँ पर आएंगी, आपको इस डायनामिक पार्ट में आएंगी। और पीरियोडिक में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो एसी वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे भी, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। नोट करिए इसे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मोशनल ईएमएफ के भी बारे में पढ़ना है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ना है, पीरियोडिक के भी बारे में पढ़ना है। डायरेक्शन आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसके क्वेश्चन ऐसे जैसे अभी इस टाइप के जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कॉइल है इस तरीके से, और ये बार मैग्नेट है ऊपर, ये साउथ है ये नॉर्थ है, और ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है v वेलोसिटी से। तो इसमें करंट की डायरेक्शन बताइए किधर होगी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। ये परपेंडिकुलर इस तरीके से कॉइल रखी है ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा कि मूवमेंट हो रहा है तो इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज का ये अपोज करेगा,
मतलब ये चाहेगा कि ये मूव ना करे, तो ये मूव ना करे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये होगा कि ये इस तरीके से अपने आप को एक्ट करे कि ये पोल जो हो इसका ऊपर ना जाए, का मतलब ये कैसा बने, ऐसा बने कि इसको अट्रैक्ट करे। तो इसका जो ऊपर वाला पोल होगा वो क्या बने, वो नॉर्थ बने, और जो नीचे वाला होगा वो साउथ बने। इसका मतलब ऊपर से देखेंगे तो करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे ऐसे, और नीचे से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो ही जाएगी। तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे फ्लो होनी चाहिए, इस तरीके से ऐसा। अगर ये ऊपर का हिस्सा है वो वाला अंदर का है तो, और अगर ये बाहर है ऐसा अंदर ये, तो ऊपर से इसको एंटी क्लॉक दिखना चाहिए कुल मिला के। तो अगर यहां से हम व्यू कर रहे हैं इस तरीके से, यहां से देख रहे हैं, तो इधर से हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन, इसमें दूसरे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि अगर इसमें इंड्यूस्ड करंट ये है तो ये किधर की तरफ जा रहा होगा, तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। जैसा हम इसका नेचर बदल दें तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है। डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल में पूछे जाते हैं। जैसे ये कॉइल है इस तरीके से, ऐसा, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, और इसको हमने v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूवमेंट करा दिया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, और एक दूसरे से अवे जाने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इसमें जो अबव वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा, ये इससे अपोजिट पोल का बनाएगा। मतलब ये नॉर्थ है तो ये साउथ बनाएगा, और इसके नीचे नॉर्थ होगा। तो ऊपर से देखेंगे तो करंट हमको क्लॉकवाइज दिखनी चाहिए, और नीचे से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, कि मैंने बताया भी है, फिर से बता दें आपको कि जब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी तो वो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट ट्रीट होने वाला कॉइल वो बिल्कुल किस पोल के इक्विवेलेंट बनेगा, उधर का साइड। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो नॉर्थ की तरह बनेगा, नॉर्थ पोल, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ होगा। और इसे हमने एन से कहा था नॉर्थ, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को ऐसे रिप्रेजेंट भी कर देगा। आप देख रहे हैं ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये नॉर्थ पोल। ऐसे अगर हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो आप देखेंगे जब क्लॉकवाइज कॉइल होगी तो वो जो इक्विवेलेंसी होगी उसका मैग्नेट के साथ, मतलब मैग्नेट जैसा वो फंक्शन करेगा, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो ये साउथ पोल का फॉर्मेशन करेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल की तरह कब एक्ट करेगा, जब इसमें क्लॉकवाइज करंट होगी। ये तो डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ लगाना है। लेंज लॉ क्या होता है इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि कैसे हमको करना है। तो ये लेंज के अबाउट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ और उनके एक्सपेरिमेंट। तो उनके एक्सपेरिमेंट के लिए भी मैंने आपको सारी डिटेल में बताई कि कैसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने कौन सा कैसे क्या करा था। दूसरा, उनके दोनों लॉस क्या थे। एक में ये बताया था उन्होंने कि जब ये रिलेटिव मोशन या फ्लक्स चेंज होता है, इसकी वजह से, इस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंड्यूस पैरामीटर आते हैं। और दूसरा, जो भी ये इंड्यूस पैरामीटर होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इंड्यूस पैरामीटर इज जस्ट अपोजेस इट्स ओन कॉज मीन, जिनकी वजह से ये ओरिजिनेट होते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। जिस भी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे ताकि वो चेंज को
चेंज को अपोज कर सके इस तरीके से। नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट करके वाक्य डिस्कस करते हैं।